नमस्कार, बीपी न्यूज में आपका स्वागत है। 2019 लोकसभा चुनाव होने के बाद कई राजनीतिक पार्टियों को उलझन में डाल दिया है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, उसके बाद चाहे यूपी की समाजवादी पार्टी हो या फिर बहुजन समाज पार्टी या फिर राष्ट्रीय लेवल की पार्टी कांग्रेस पार्टी हो, पूरी तरीके से सभी पार्टियों की लुटिया डूब चुकी है। हम आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव होने के बाद कई राजनेता छुट्टियां मनाने बाहर भी चले गए हैं। सबसे पहले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी गए, फिर बिहार के विपक्ष के सबसे बड़े नेता लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव भी काफी लंबे समय से वो भी नहीं दिख रहे हैं और माना जा रहा है कि वो भी कहीं बाहर ही निकले हैं। उसके बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी कुछ समय लंदन में छुट्टियां बिताने गए, लेकिन अब जो सूत्रों के हवाले से खबर निकल के आ रही है उसमें माना जा रहा है कि अध्यक्ष अखिलेश यादव अब पूरी तरीके से लंदन से छुट्टियां मनाकर चले आए हैं और अब उपचुनाव की तैयारियों में वो जुटने वाले हैं। इसके लिए माना जा रहा है कि अखिलेश यादव ने 3 प्लान तैयार किए हैं। 3 प्लान, वो भी मुलायम की रणनीति पर अखिलेश यादव चल रहे हैं। उनका 3 प्लान है: संपर्क, संवाद और संघर्ष। जी हाँ, अखिलेश यादव आने के बाद तुरंत उन्होंने अपने कैडरों को निर्देश दिया है कि अब पूरी तरीके से घर घर जाके समाजवादी पार्टी के कामों को गिनाया जाए। इसके साथ ही घर घर जाके भारतीय जनता पार्टी के 5 सालों के मोदी सरकार, साथ ही 2.5 सालों की इस योगी सरकार को लेकर जिस तरीके से जनता में आक्रोश है और जिन जिन मुद्दों को लेकर, खासकर अपराध को लेकर हो, या फिर हम आपको बता दें कि यादव महासभा जिस तरीके से लंबे समय से मांग कर रहा है यूपी सरकार की कानून व्यवस्था को ठीक करने के, जिस तरीके से यादवों को निशाना बना जा रहा था, उसको लेकर भी अखिलेश यादव माना जा रहा है कि कुछ न कुछ बड़ा प्रदर्शन करने वाले हैं, संघर्ष की रणनीति अपना सकते हैं। क्योंकि लंबे समय से हम आपको बता दें कि यादवों की मांग होती थी और अब माना जा रहा है कि वो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता से यादव महासभा ने मुलाकात की है। इसको लेकर अब जल्द ही संघर्ष की रणनीति अपनाई जा सकती है। माना जा रहा है कि अखिलेश यादव संघर्ष, संवाद और संपर्क के माध्यम से लगभग यूपी के हर जिले में जाने वाले हैं और इस उपचुनाव में ही एक बार फिर से 2022 की झलक दिखाई देगी। और यही कारण है कि अखिलेश यादव इसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं और अब वो सत्ता संघर्ष के लिए अब संवाद और संपर्क की राजनीति पूरी तरीके से करने वाले हैं। इस कड़ी में वो लगभग हर जिले में स्वयं जाकर संवाद करने वाले हैं अखिलेश यादव। और अब जल्द ही आपको समाजवादी पार्टी की एक्टिविटी अब धरातल पर जल्द ही दिखने वाली है। माना जा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सभी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है कि वो जल्द से जल्द जिला लेवल पर संघर्ष करने की रणनीति शुरू कर दें। उपचुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने कहा है कि उपचुनाव में हम अकेले लड़ेंगे और अकेले लड़ने के साथ ही सभी राजनेताओं को भी तैयार कर दिया है कि जो 11 सीटों पर विधानसभा चुनाव होने हैं उनमें अखिलेश यादव का मास्टर स्ट्रोक यह है कि उनमें बड़े बड़े नेताओं को लगाया जाए। पूर्व मंत्री अखिलेश सरकार में, समाजवादी पार्टी के सरकार में रह चुके पूर्व मंत्रियों को उनकी जिम्मेदारी दी जाएगी। इसके साथ ही जातीय समीकरण समझ के लगभग हर एक मंत्री को उस विधानसभा में चुनाव प्रचार कराया जाएगा। इसके साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी चुनाव प्रचार करने वाले हैं। और हम आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार जातिवादी और एक पारिवारिक पार्टी होने का तमगा जिस तरीके से समाजवादी पार्टी पर लगता आ रहा है, इसको लेकर भी माना जा रहा है कि अखिलेश यादव कुछ बड़ा बदलाव समाजवादी पार्टी में करने वाले हैं। हालांकि अब देखने की बात होती है कि अखिलेश यादव करते क्या हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हों या समाजवादी पार्टी को चाहने वाले लोग, हर व्यक्ति अखिलेश यादव की तरफ टकटकी लगाए देख रहा है कि आखिर किस तरीके से संता, संघर्ष और संवाद की राजनीति अब यूपी में अखिलेश यादव करने वाले हैं। फिलहाल अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही दोस्तों, वो है प्रधानमंत्री मोदी के इस वित्त बजट पे जिस तरीके से 2019 और 20 का बजट आया है, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने ही निशाना साध दिया है। नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट शुक्रवार को 5 जुलाई को पेश किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में बजट भाषण दिया है। अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने सीतारमण के भाषण पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने ट्वीट करके भाषण में पेश किए गए आंकड़ों पर आपत्ति जताई है। भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि भारत वर्तमान में विश्व की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 5 साल पहले इनका स्थान 11वां था। क्रय शक्ति का समानता की दृष्टि से हम वास्तव में पहले से ही चीन और अमेरिका के बाद तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। स्वामी ने भाषण के इन आंकड़ों पर ही सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि जीडीपी विश्व में 6ठी सबसे बड़ी है। क्रय शक्ति की समानता की दृष्टि हम पहले ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो इनमें से कौन सा आंकड़ा सही है? 6ठा और तीसरा, ये दोनों तो नहीं हो सकता है। ऐसे में
गलत आंकड़े नहीं देना चाहिए। उन्होंने एक अन्य ट्वीट में पूछा है कि भारत को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था तक पहुंचने में 55 साल लगे हैं। हमने पिछले 5 साल में ही $1 ट्रिलियन जोड़ दिए हैं। आज हम 3 ट्रिलियन की तरफ के करीब हैं। 55 साल में कहां से कहां जोड़े गए हैं। 26 मई 2019 तक 1 ट्रिलियन जोड़े गए हैं और आज 3 ट्रिलियन के करीब हैं। तो हमने महज 6 हफ्तों में ही अर्थव्यवस्था में 1 ट्रिलियन कैसे जोड़ लिया। यानी हम आपको बता दें दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी का सपना है कि 2024 तक हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी वाला देश बने। इसके पहले 2014 तक केवल $1 ट्रिलियन ही इकोनॉमी वाला देश था हिंदुस्तान। लेकिन भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार का कहना है कि उन्होंने 2014 से 19 तक $1 ट्रिलियन और जोड़े हैं, यानी $2 ट्रिलियन इकोनॉमी वाला देश हुआ है। लेकिन अब जब बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भाषण दे रही थी तो उन्होंने कहा कि अब हमारा अर्थव्यवस्था इकोनॉमी $3 ट्रिलियन की जल्द ही होने वाली है। यानी अभी मई तक महज $1 ट्रिलियन बढ़े थे और अब उन्होंने जुलाई में जैसे ही भाषण पढ़ा उन्होंने कहा कि $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी होने वाली है। यानी इसी को लेकर पूरी तरीके से सुब्रमण्यम स्वामी ने जबरदस्त निशाना साधा है कि आखिर 6 हफ्तों में ही $1 ट्रिलियन इकोनॉमी कैसे बढ़ गई और अब $3 ट्रिलियन इकोनॉमी 1 साल में बढ़ाने का सरकार का लक्ष्य है। तो अपने आप में एक बड़ी विडंबना है वाकई में। जिस तरीके से सुब्रमण्यम स्वामी ने सवाल खड़े किए हैं ये बिल्कुल ही उचित है, लेकिन इसको ना विपक्ष ने कभी ध्यान दिया है और ना ही मोदी सरकार के किसी मंत्री ने। लेकिन यहाँ पर राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने जबरदस्त निशाना साधा है बीजेपी के मंत्री निर्मला सीतारमण पर। फिलहाल महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को लोकसभा में 2019 और 20 का बजट पेश कर दिया है। इसमें 2024 से 25 तक $5,000 की अर्थव्यवस्था के लिए रूपरेखा पेश की गई है। इसके साथ ही सभी को बिजली गैस कनेक्शन के साथ पक्का मकान और पेयजल उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है। निर्मला सीतारमण जब संसद के अंदर पहुंची तो सदन में उनकी बेटी वांगमयी, मां सावित्री और पिता नारायण भी मौजूद थे। द इंडियन एक्सप्रेस में छपे कॉलम डेली कॉन्फिडेंशियल के मुताबिक नारायण ने कहा कि उन्हें सीतारमण का बजट पसंद आया क्योंकि इसमें क्रियान्वयन लायक प्रस्ताव थे। वहीं निर्मला सीतारमण की बेटी वांगमी ने स्वीकार किया कि निर्मला अर्थशास्त्र में बहुत ज्यादा पारंगत नहीं है, यानी उनको अर्थशास्त्र के बारे में बहुत कुछ जानकारी नहीं है। लेकिन जिस तरीके से मेरी माँ ने यहाँ पर बजट पेश किया वो काफी देखने लायक था और मुझे देखकर गर्व हुआ। यानी यहाँ एक बात सोचने लायक है कि निर्मला सीतारमण जो कभी रक्षा मंत्री कभी बना दिया जाता है, कभी वित्त मंत्री बना दिया जाता है उन्हें, लेकिन उन्हें इस चीज़ की जानकारी फिलहाल उतनी नहीं है। वो इनकी बेटी भी स्वीकार कर रही हैं और स्वयं देश के बड़े बड़े वित्त विद्वान भी मानते हैं, लेकिन भारत सरकार ने उनको ये मौका दे दिया है। फिलहाल सीतारमण पूर्व में चली आ रही परंपरा को छोड़ते हुए केंद्रीय बजट के दस्तावेज एक लाल बैग में लेकर पहुंची। ये परंपरागत बही खाते की याद दिला रहा था। भारतीय व्यापारी अमूमन अपना हिसाब किताब बही खाते में ही रखते हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि मोदी कैबिनेट में कोई ये पहला नाम नहीं है कि जिसको अभी तो उनकी बेटी नहीं कहा है, लेकिन आने वाले समय में देखने की बात होती है कि क्या क्या कमियां निकलती हैं। जिस तरीके से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बनाया गया है, आने वाले समय में ऐसे ढेर सारे मंत्री हैं मोदी कैबिनेट में जिनको उस चीज़ का नॉलेज ही नहीं है, लेकिन उनको उस चीज़ का मंत्रालय सौंप दिया गया है। ऐसे में देखने की बात होती है कि देश कितना आगे जा पाता है। लेकिन फिलहाल अभी ये तो एक उदाहरण है, इसके कई ना जाने कितने उदाहरण मोदी कैबिनेट में पड़े हुए हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर अगर आपके पास उपयुक्त लोग नहीं हैं जिनको कैबिनेट में मिनिस्टर, खासकर उसी विषय के जानकार अगर आपके पास नहीं हैं, तो किस तरीके से कैबिनेट विस्तार किया गया है ये हम सब समझ सकते हैं। लेकिन देखने की बात होती है कि देश अब 2024 और 25 तक $5 ट्रिलियन की इकॉनमी वाला देश कैसे बनता है, क्योंकि इसकी चर्चा प्रधानमंत्री मोदी ने आज बनारस आए थे वहाँ पर भी खूब जोरों शोरों से हुई। अब देखने की बात होती है किस तरीके से होता है। लेकिन एक फार्मूला तो निकल गया है कि हम सब के जेब से टैक्स, यानी जो पैसा है वाइट मनी भी है उसको भी टैक्स के रूप में अब लिया जाएगा। टैक्स पे टैक्स खूब लगा के $5 ट्रिलियन इकॉनमी बनाने का लक्ष्य तो रख दिया गया है। फिलहाल देखने की बात होती है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें।